रास्ते पे रहती थी, वो मेरे पास आई और उसने कहा मुझे बचत करनी है। तो मैंने कहा, पहले मेरे पास सवाल था कि अरे कांताबाई, तुम तो रास्ते पे रहती हो, अपना बिजनेस भी रास्ते पे चलाती हो, आपके पास इतना पैसा भी है कि बचत हो सके? तो मैं कांताबाई के साथ 2-3 बैंक में गई उसका खाता खोलने के लिए। जब हम लोग गए तो कांताबाई ने बताया कि मैं तो रोज 5 रुपये, 7 रुपये जो मेरे पास रहेगा वो मैं बचत करूँ। बैंक ने वो कांताबाई का खाता खोलने से नकार दिया। तब हम लोगों ने तय किया, क्यों नहीं, ये इतनी सारी महिलाएं हैं जो मजदूरी करती हैं, जो रास्ते पे सब्जी बेचती हैं, जो रोज छोटा छोटा पैसा कमाती हैं, क्यों नहीं उनके लिए बैंक शुरू किया जाए। असेट्स खड़े करना लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे नाम पे कुछ होना चाहिए, मेरे नाम पे घर हो, मेरे खुद के नियंत्रण में सोना हो, मेरे नाम पे मैं जो बिजनेस शुरू करती हूँ तो मशीन्स जो होंगी वो मेरे नाम पे हो। नेवर गिव पुअर सॉल्यूशंस टू पुअर पीपल, दे आर स्मार्ट। गरीब लोगों को गरीब समस्या का सुझाव नहीं देना चाहिए, वो महिलाएं बैंक भी खड़ी कर सकती हैं। Welcome back to yet another episode of Fir Ziddi Hi Sahi, an initiative by Josh Talks to put young women in touch with their female role models. आज के एपिसोड में आई हैं चेतना गाला सिन्हा जी, जो कि संस्थापक हैं मानदेशी महिला सहकारी बैंक की एंड मानदेशी फाउंडेशन की। चेतना जी की जर्नी शुरू हुई महाराष्ट्र के एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में, जहां कांताबाई, एक औरत उनके पास आई और उन्होंने उनको कहा कि मेरे पास सेविंग्स बैंक अकाउंट नहीं है और मैं बचत करना चाहती हूं ताकि मैं घर पे एक प्लास्टिक शीट बनाऊं मॉनसून से बचने के लिए। इस छोटे आइडिया से शुरुआत करके आज ये इंडिया का लार्जेस्ट रूरल बैंक है फॉर विमेन और 350 करोड़ रुपीस की डिसबर्समेंट कर चुका है एंड लगभग 5 लाख औरतें इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ी हैं। इट्स ट्रूली अ प्रिविलेज टू बी टॉकिंग टू चेतना जी टुडे। थैंक यू सो मच चेतना जी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन फिर जिद्दी ही सही। आई थिंक जब मैंने शुरुआत की थी जोश की तो मैं सिर्फ 19 साल की थी एंड तब भी इंटरनेट पे मैं ढूंढती थी कि कौन सी वो रोल मॉडल्स हैं जिनको देख के मैं शुरू कर सकती हूँ। एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप तब बहुत नया था, आपके टाइम पे तो बहुत ही नया था, बट मेरे टाइम पे भी नया था। और आपकी कहानी को पढ़कर, आपके वीडियोस को देखकर मुझे जेन्युइनली बहुत इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी कुछ करूं। सो इट्स ट्रूली एन ऑनर टू बी सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू टुडे। It's an honor to be with you. Such a young person starting Josh Talks. And when I was coming today, I know Josh Talks, right? But we are meeting first time. And when I saw you and I felt such a young girl who started Josh Talk, wow. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। सो मैम, आई थिंक इस शो का जो नाम है वो है फिर जिद्दी ही सही, एंड ये उन लड़कियों के लिए है जिनको जिद है कि करियर में कुछ करना है, कुछ अलग करना है और कुछ बनना है। तो आपकी जर्नी में तो बहुत सारे ये जिद्दी मोमेंट्स रह चुके हैं, बट जो आपकी इंसेप्शन हुई थी, और मुझे पता है एक कहानी है जहाँ पर बहुत जिद लगी थी टू एक्चुअली गेट समथिंग थ्रू, तो कैन यू जस्ट टेल अस अबाउट दैट जिद्दी मोमेंट इन योर लाइफ? श्योर। मैंने मतलब हर लड़की की, हर महिला की जिद रहती है और उस जिद में उसको लड़ना पड़ता है, या लड़ना पड़ता है कहिए, या ये तय करना पड़ता है कि मैं तो छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसे बहुत मौके थे मेरी जिंदगी में, लेकिन मैं एक जो मेरी ही जिद नहीं, लेकिन मेरे साथ कई सारी महिलाओं की भी जिद थी, उसके बारे में बात करूंगी। तो ये बात है करीबन 90 के दशक की। इट्स अबाउट इन द 90s, जब 1995 में मेरे पास एक महिला, मैं गांव में रहती थी, मैं पली बड़ी बम्बई से हूँ, लेकिन मैं गांधीयन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी जब मैं विद्यार्थी थी, स्टूडेंट थी। तो इसलिए मैं उस वक्त काफ़ी सारे गांव में घूमी थी, और जयप्रकाश नारायण जिन्होंने ये छात्र आंदोलन शुरू किया, वो कहते थे कि यंग लोगों को तो गांव में जाके काम करना चाहिए। तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुई और मैंने गांव में, बम्बई छोड़ के गांव में जाना तय किया। मैं घूमते घूमते, मतलब जयप्रकाश नारायण के साथ घूमते घूमते, ये आंदोलन से जुड़े रहने की वजह से मैं अपने पति जो किसान हैं, जो सातारा जिले के किसान हैं, उनसे मिली, प्यार हो गया, शादी कर ली।
तब मेरे डैडी, मेरे फादर ने कहा कि यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव देयर, यू नो, born and raised in Mumbai, and how is it possible that in the village you will be able to survive? But I was very firm and I said, no, I want to work in the villages. And so I decided to shift from Bombay and I shifted to Maswat. After going there, having my family, I met some incredible women. आज मैं उन महिलाओं की, जो साधारण सी महिलाएं हैं लेकिन उनकी जिद असाधारण थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिद, Yeah. तो उन महिलाओं का अनुभव बता रही हूँ कि उनमें से एक महिला, कांताबाई, वो लोखंड के औजार बनाती थी, मेकिंग द, शी वॉज रनिंग अ बिजनेस ऑफ ब्लैकस्मिथ and making those things, and also she was staying on the street. वो रास्ते पे रहती थी। वो मेरे पास आई और उसने कहा मुझे बचत करनी है। तो मैंने कहा, पहले मेरे पास सवाल था कि अरे कांताबाई, तुम तो रास्ते पे रहती हो, अपना बिजनेस भी रास्ते पे चलाती हो, आपके पास इतना पैसा भी है कि बचत हो सके। लेकिन वो इंसिस्टेंट थी कि मुझे बचत करनी है, मैं रास्ते पे अपने परिवार के साथ रहती हूँ और हमारे यहाँ बहुत गर्म होता है, यानी समर में हमारे यहाँ करीबन जो टेम्परेचर रहता है वो 45 डिग्री के ऊपर रहता है। तो उसने कहा कि मेरे परिवार को शेल्टर के लिए मैं टारपोलिन शीट खरीदना चाहती हूँ, इसके लिए मैं बचत करूँगी और वो खरीदूँगी ताकि मेरे घर के ऊपर मैं छोटा सा ही क्यों नहीं, टेम्पररी क्यों नहीं, छत सा खड़ा कर पाऊँ। तो मैंने कहा अगर बचत करनी है तो बैंक में जाओ। तो मैं कांताबाई के साथ 2-3 बैंक में गई उसका खाता खोलने के लिए। जब हम लोग गए तो कांताबाई ने बताया कि मैं तो रोज 5 रुपये, 7 रुपये जो मेरे पास रहेगा वो मैं बचत करूँगी। तो बैंक के मैनेजर ने कहा कि इतनी कम रकम अगर कोई महिला लाती है, इतना छोटा अमाउंट, तो वी कैन नॉट, शी इज़ नॉट एन अफोर्डेबल क्लाइंट फॉर अस। सो देन बैंक ने वो कांताबाई का खाता खोलने से नकार दिया। बैंक डिनाइड ओपनिंग द अकाउंट ऑफ कांताबाई। तब हम लोगों ने तय किया क्यों नहीं, ये इतनी सारी महिलाएं हैं जो मजदूरी करती हैं, जो रास्ते पे सब्जी बेचती हैं, जो रोज छोटा छोटा पैसा कमाती हैं, क्यों नहीं उनके लिए बैंक शुरू किया जाए, जो वो बचत भी करेगी और उनको लगेगा तो कर्ज भी लेगी। तो हमने तय किया ठीक है, हम लोग इन महिलाओं के लिए बैंक शुरू करेंगे। और बैंक के लिए जो सब कुछ लगता है, एक प्रपोजल तैयार करना पड़ता है, तो वो सब हमने जुगाड़ करना शुरू किया। और मैंने, क्योंकि मैं बम्बई की थी तो मुझे तो बहुत सारी मालूमात थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बम्बई में है, मैंने पहले से अपॉइंटमेंट ले रखी थी और मैं पहले स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी एक्टिव थी तो मैं जानती भी बहुत लोगों को थी। तो फिर हम लोगों ने बैंकिंग का प्रपोजल रिजर्व बैंक में दिया और मुझे लगा कि हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन हुआ ये कि थोड़े दिन के बाद मुझे मैसेज आया कि आप आरबीआई में आइए, आपके प्रपोजल पे बात करनी है। और मुझे कहा गया कि देखिए, आपकी जो प्रमोटिंग मेंबर्स हैं, जिन्होंने पहले शेयर्स लिया है, ये तो कोऑपरेटिव बैंक है तो सब महिलाएं शेयर्स खरीदेंगी, तो जो प्रमोटिंग मेंबर्स इस बैंक की है, जो बैंक शुरू करना चाहती है, उनको तो लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो हम तो आपको बैंक का लाइसेंस नहीं दे पाएंगे। जब आरबीआई ने डिनाई किया लाइसेंस का तो मुझे लगा बात ख़त्म, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। मैं जब यहाँ से बस में मसवड़ गई, मैंने महिलाओं को कहा कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की प्रपोजल देने की बैंक की, लेकिन बैंक का लाइसेंस नकारा गया क्योंकि हमारी महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं आता है। आपको मालूम है महिलाओं ने क्या कहा? उन्होंने कहा अरे बैंक का लाइसेंस इसलिए नकारा गया है ना कि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है, तुम क्यों रोती हो? हम लोग आज से लिखना पढ़ना सीखेंगे। मुझे देख के एकदम आश्चर्य लगा और मुझे लगा कि लाइसेंस मिले या ना मिले, पर ये महिलाएं जब इतनी उनमें जिद है लिखने पढ़ने की तो क्यों नहीं शुरू किए जाए। और हम लोगों ने उस दिन से महिलाओं के लिए लिटरेसी क्लासेस चालू कर दिए और करीबन 6 महीने गांव-गांव में, करीबन हम लोगों ने 70 से 80 गांव में लिटरेसी क्लासेस शुरू कर दिए थे, जो हर शाम को महिला अपने काम पर से आके घर में खाना बना के, सबको खाना खिला के, जानवरों को भी खाना दे के खुद लिखना पढ़ना सीखती थी। तो वो 6 महीने हम लोगों का चला। 6 महीने के बाद हमने तय किया फिर रिजर्व बैंक जाना चाहिए, अब हमारी महिलाओं को लिखना पढ़ना आता है।
लेकिन उस वक्त मैंने ये तय किया था कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ महिलाएं आएंगी, क्योंकि मुझे आत्मविश्वास कम था, हाँ। जिद थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आरबीआई सुनेगी कि नहीं। Yeah. तो इसलिए मैंने कहा कि मेरे साथ 15 महिलाएं आए, अगर वो डिनाई भी करती हैं तो ये महिलाएं भी सुने। तो हम लोग 15 महिलाएं बम्बई में बस से रिजर्व बैंक की ऑफिस में आए। मुझे पता नहीं था हमारी महिलाएं क्या बोलेगी, लेकिन मुझे दिख रहा था कि उनको बहुत आत्मविश्वास है। तो जब हम आरबीआई के डायरेक्टर के केबिन में गए और बैठे अपने प्रपोजल बैंक का लेके, तो हमारी महिलाओं ने शुरुआत की और उन्होंने उन ऑफिसर्स को कहा कि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता था, अब तो हम सीख गए हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने बचपन से लिखा पढ़ा नहीं है, क्योंकि हम जब बच्चे थे तब स्कूल ही नहीं थी हमारे गांव में, तो हम तो जिम्मेवार नहीं हैं। उसके बावजूद भी हमें लिखना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन बचपन से हमको गिनती आती है और हम अच्छे से गिनती कर सकते हैं। और उन्होंने चैलेंज दिया डायरेक्टर को कि चलो एक खेल खेला जाए कि आप हमें कोई भी मुद्दल प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट गिनने के लिए बोलिए, कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट मुद्दल रकम का ब्याज गिनने के लिए बोलिए, और आप अपने ऑफिसर को भी कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट गिनने के लिए बोलिए, कोई भी मुद्दल रकम का ब्याज गिनने के लिए बोलिए, और दोनों को कैलकुलेटर मत दीजिए, और फिर देखिए कि कौन गिनती पहले करता है। आपको लगता है ना हमें नहीं आता है कुछ, देखते हैं आपके ऑफिसर पहले गिनती करते हैं या हम पहले गिनती करते हैं। एंड एट दैट मोमेंट सही डिबेट शुरू हुआ आरबीआई के डायरेक्टर के साथ कि ये महिलाओं ने कहा कि हम क्यों बैंक शुरू करना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको गिनती आती है, ये नहीं, हम बचत करना चाहते हैं, हम कर्ज लेना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस खड़े करना चाहते हैं, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमको खुद को अपने पैसे का नियोजन करना है, और वो नियोजन करने के लिए अगर हम घर में पैसा बचाएंगे तो कभी ना कभी घर वाले लेके जाएंगे, उन पैसे पे हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा। We will not have a control on our finance. So we want bank because we can manage and control our finance. तो ये सब 2 घंटे हमारी चर्चा चली, और मुझे आज अभिमान हो रहा है ये कहने के लिए कि ये 26 साल पहले की बात है, पर करीबन 4 महीने के बाद हमें एक पोस्टल लेटर आया और आरबीआई से ट्रंक कॉल आया। उस वक्त तो मोबाइल नहीं थे और ऐसे भी फ़ोन नहीं कर पाते थे, और एसटीडी ये सब भी नहीं थे। तो ट्रंक कॉल आया, और ट्रंक कॉल में रिजर्व बैंक ने कहा कि आप तो बाद में आप आई ही नहीं। तो हमने कहा हमको पता ही नहीं आप लाइसेंस देंगे कि नहीं। तो आरबीआई के ऑफिसर ने कहा कि आपको लाइसेंस पोस्ट किया गया है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत की ये पहली ग्रामीण महिला बैंक है जिसको रिजर्व बैंक ने पोस्ट से महिला बैंक का लाइसेंस भेजा। और मुझे आज खुशी होती है कि वो ऐसी बैंक है कि जिसमें कैपिटल महिलाओं का, बचत महिलाओं की, कर्ज महिलाएं ले रही हैं, कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई पूंजीपति नहीं है, महिलाओं का कैपिटल, महिलाओं का कर्ज और महिलाओं की बचत, विमेन सेविंग, विमेन क्रेडिट एंड विमेन कैपिटल, ये पहली बैंक है जो कम्युनिटी कैपिटल से खड़ी की हुई है, मानदेशी महिला बैंक। Amazing, what an incredible story. And जो हम इससे पहले बात कर रहे थे मैम कि जो अगर हम कंपेयर करें जो गांव की औरतें हैं एंड जो अब शहर में लड़कियां रहती हैं, या अगर हम उनकी मेंटालिटी को कंपेयर करें, तो आपने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि गांव की औरतों के पास ऑप्शन नहीं होता, या तो उन्हें फियर ऑफ जजमेंट नहीं रहता, तो वो हमेशा रेडी होती हैं कुछ करने के लिए, और उनकी बहुत अकड़ है कि मुझे ये करना ही है। बट अगर हम शहर की लड़कियों के बारे में बात करें तो हम लोग आधे टाइम एक डिसीजन लेने से रह जाते हैं, बिकॉज हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो हमें जज करेंगे कि नहीं, क्या एक्चुअली इस पर मेरा अधिकार है या नहीं। तो आपने अब दोनों तरीकों की महिलाओं के साथ काम किया है, तो आपने ऑन ग्राउंड क्या देखा है, एंड ऑल्सो अगर आप ये स्टोरीज के थ्रू शेयर कर सकती हैं ऑफ सम ऑफ द वुमेन यू वर्क विद। सी देखिए, मैं हम लोगों ने बैंक शुरू की, महिलाओं ने लोन, बचत की, लोन लेना शुरू किया, ये सब हुआ।
जैसे समय बदलता गया तो बैंकिंग सेक्टर भी बदलता गया, डिजिटल बैंकिंग आता गया। तो डिजिटल बैंकिंग आया तब मुझे क्या लगा कि शायद हमारी महिलाएं डिजिटल बैंकिंग नहीं कर पाए, इसके लिए तो पढ़े लिखे लोग होना, मुझे भी लगा। उस वक्त तो आरबीआई को लगा था ना, उसके बाद मुझे भी लगा कि हमारी महिलाएं नहीं कर पाए। तो हमने कहा कि ठीक है, हमारी महिलाओं की फाइनेंशियल लिटरेसी करेंगे, उनसे बात करेंगे, या हम उनको बोलेंगे कि आप आइए फाइनेंशियल लिटरेसी में और अपने बच्चों को लेके आइए, क्योंकि उनको लिखना पढ़ना आता है, तो उनको लेके आइए, तो हम बताएंगे कि डिजिटल बैंकिंग, एटीएम कैसे इस्तेमाल करना है, मोबाइल में डिजिटल वॉलेट है, मनी ट्रांसफ़र करना है, पैसा भेजना है तो कैसे। सबसे ज़्यादा महिलाओं को पैसा भेजना पड़ता है मालूम है कहाँ? अपने बच्चों की पढ़ाई जब बच्चे करते हैं तब भेजना पड़ता है, और वो उनको पता है। तो महिलाओं ने कहा कि अगर एटीएम आता है, डिजिटल बैंकिंग आती है, तो हमको तो चाहिए वो अकाउंट, डिजिटल अकाउंट, और हमको एटीएम कार्ड भी चाहिए, और हमको डिजिटल वॉलेट भी चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को, बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पैसा भेज पाएँ। तो हमने कहा ठीक है, हम फाइनेंशियल लिटरेसी करेंगे, लेकिन आपको तो इतना लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो आप अपने घर से कोई यंग व्यक्ति को लेके आइए, अपनी बेटी को, बेटे को, तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन हम करेंगे, आप बताइए। मुझे आश्चर्य लगा, लेकिन मुझे फिर भी था कि वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम लोगों ने डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी शुरू की महिलाओं के साथ, तो मैंने देखा कि जब डिजिटल वॉलेट उनको इस्तेमाल करना है महिलाओं को, तो वो बताने लगी कि ये कैसे करना है। तो हमने कहा पिन नंबर रहेगा, आपको पिन नंबर याद करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पिन नंबर याद करेंगे और ट्रांजैक्शन करेंगे। तो पिन नंबर याद किया, फिर उन्होंने ट्रांजैक्शन भी किए, पिन नंबर डाल के। पहले उन्होंने कहा कि नहीं, पहले पैसा भेजना है ना, पहले 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करेंगे। आप देखिए वो रास्ते कैसे निकालती है, वो ठीक गया क्या वो देखेंगे। ये कोई मैं नई बात नहीं कर रही, सब लोग ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो वो किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा ये पिन नंबर तो ठीक है, लेकिन और भी कुछ चाहिए। हमने कहा कि पिन नंबर ठीक है, और भी कुछ चाहिए, मतलब क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, ये पिन नंबर सिर्फ नहीं चलेगा। फिर खुद ही ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो कि अंगूठा लगाएं और खुले मोबाइल वॉलेट, वो उन्होंने मोबाइल वॉलेट वगैरह नहीं कहा, लेकिन ऐसे कुछ करते हैं तो कैसा होगा। तो हमें भी वो लगा कि ठीक है, बायोमेट्रिक को जोड़ दिया जा सकता है, तो वो और भी अच्छा हो जाएगा उनके लिए। तो फिर हमने कहा ठीक है, हम लोग वो भी करते हैं, तो बायोमेट्रिक ऐड किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो बायोमेट्रिक ऐड करने के बाद वो पैसा मिला है जिसको, उसका आवाज़ भी आना चाहिए कि मुझे पैसा मिल गया है, हमको तो पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो हमने कहा अच्छा, तो आवाज़ भी आना चाहिए, तो वॉइस नोट, वॉइस मैसेज आना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन हो गया कि वॉइस मैसेज, तो वो भी हमने जोड़ डाला, तो वॉइस मैसेज भी आ गया। फिर अब वो ट्रांजैक्शन करती हैं, तो वो बोलती हैं देखो, कोई भी मेरा पिन नंबर चुरा लेगा, मुझे मार के बोलेगा बोलो पिन नंबर, मेरा पति है, घर में भी और लोग हैं, ले मार के बोलेंगे पिन नंबर डाल के पैसा निकलवा लेगा, मेरा अंगूठा तो कोई नहीं चुरा लेगा ना। जब वो महिलाओं ने ऐसे बोला तो मेरे दिमाग में आया कि यही अंगूठा जब बैंक का प्रपोजल देते वक्त उनका अंगूठे की सही थी, उसके लिए रिजर्व बैंक ने नकारा। अब ये लोग डिजिटल बैंकिंग कर रही हैं, तो उसको अपने वॉलेट को खोलने के लिए ताला बना के अंगूठे को रखा है उन्होंने। तो वो इतनी तेज़ है, उनको पता है कि सब कुछ मेरे लिए नेगेटिव है, मेरी पढ़ाई नहीं है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मुझे मशीनरी नहीं आती है, मुझे मोबाइल नहीं आता है, पर मैं कैसे करूँ, वो हर समस्या का सॉल्यूशन वो हमें सुझाती हैं, हाँ बताती हैं। दे ऑलवेज फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर देमसेल्व्स। सो जब पढ़ी लिखी लड़कियों को देख के दिमाग में ऐसे आता है कि उनको बचपन से कहा जाता है कि ये करो नहीं, ये मत करो, ये करोगी तो लोग क्या कहेंगे, ये पहनोगी तो लोग क्या कहेंगे, ज़रा ऊंचा बोलोगी तो लड़कियों के लिए अच्छा नहीं। ये जो सब बातें हैं, ये इन लड़कियों को बचपन से आती हैं। जबकि जो गांव की, जिनको कभी मौका ही नहीं मिला पढ़ने का, जिनको पहले अपने लिए ही कमाना है, उनको तो कोई सिखाने के लिए या ये बोलने के लिए, टोकने के लिए कोई था ही नहीं, तो उनमें वो डर नहीं रहा। जो मुझे महिलाओं ने कही इन बच्चियों को देख के कि लोग कौन होते हैं, आपको लोग दिखते हैं कहाँ, लोग कौन हैं, लोग हैं ही नहीं, हम हैं, समाज है,
डर नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी को जो सही, तो आज की पीढ़ी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके साथ चुनौतियाँ, चैलेंजेस भी हैं, पर जो एक आपने जैसे कहा कि अपनी जिद पूरी करने के लिए जितने भी डर आते हैं ना, उन डर को तो भगा देना चाहिए। जब हम आज की लड़कियों को देखते हैं जो 19 साल की हैं या 20 साल की हैं, जो कॉलेज में हैं, जो एक कॉज के बारे में फील करती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं एक मुद्दे को लेकर, बट वो कर नहीं पाती बिकॉज उनमें ये झिझक होती है कि क्यों हम इतनी कम उम्र पे किसी चीज़ के साथ जुड़ जाएं, और उनको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को लेके भी बहुत फियर रहता है कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मैं एक्चुअली मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ या नहीं, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो सकती है या नहीं। तो आपने कैसे वो डिसीजन लिया कि नहीं मुझे तो बस घुस जाना है और धीरे धीरे करके कुछ बनाना है? एंड जो लड़कियां आज ये डिसीजन ले रही हैं उनके लिए आपकी क्या टिप्स रहेंगी कि अगर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में उन्हें घुसना है तो वो आज इसको कैसे सोचें अपने लिए? देखिए, मैं पहले तो एक बात ये कहती हूँ कि ऐसा होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे नहीं मालूम है मुझे क्या करना है, पर मुझे कुछ तो अलग करना है। या एक समाज में ये तय किया गया है कि लड़कियां क्या करेंगी, उनको पढ़ाया जाएगा, उनकी पढ़ाई खत्म हुई तो क्या होगा, उनके लिए लड़का देखा जाएगा, उनकी शादी होगी। तो मेरा बचपन, और मैं अपने को तैयार करती हूँ किस लिए, तो मैं पढ़ती भी इसलिए हूँ कि मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का मिले। जो ये माइंडसेट तैयार होता है और किया जाता है, तो वो माइंडसेट के खिलाफ ये यंग लड़कियां जब सोचती हैं कि नहीं, मुझे तो इस रास्ते से जाना ही नहीं है, मुझे कुछ तो करके दिखाना है, जब ये दिमाग में उनको आता है ना, तभी वो रास्ते भी खोजना शुरू करना चाहिए, तभी ही कि मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे मैं तो बहुत गांव में देखती हूँ ना कि यंग लड़कियां क्या क्या करती हैं पैसे कमाने के लिए। छोटा सा है, मतलब खुद पढ़ाई भी करती हैं, लेकिन अगर रक्षाबंधन आ रहा है तो राखी भी बनाती हैं, या और भी कुछ त्यौहार आते हैं गणपति के वगैरह, तो उस वक्त भी कुछ माला वगैरह ऐसे बना लेती हैं। मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं कि स्प्राउट्स बनाती हैं, 9वीं में है, 9th में है, लेकिन वो स्प्राउट्स बनाती हैं और बेचती हैं, और बोलती है क्यों बेच रही हूँ, मेरी फॉर्म फी भरनी है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि कहीं भी हो, आप गरीब हो, आपके पास पैसा हो भी, घर के लोग भी बोलेंगे। मैं जब 12वीं में थी तब से मैंने मैथ्स के ट्यूशन शुरू कर दिए। हर एक को लगता है ना मेरी छोटी बच्ची को इंग्लिश सिखाना है, मेरी छोटी बच्ची को मैथ्स सिखाना है। तो जो लड़कियां थोड़ी 12वीं 12th हो गई हैं, कॉलेज जाती, मैं ट्यूशन करके पढ़ा सकती हूँ। मेरे में जो भी स्किल है वो मैं कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और फिजिकली इंडिपेंडेंट हो। और फिजिकली इंडिपेंडेंट के लिए क्या करना होगा, खेल में हर बार भाग लेना पड़ेगा। यानी बचपन से लड़कियों के दिमाग में ये बैठना चाहिए कि मैं खेलूंगी और खेल करके लड़कों को हराऊंगी, ये उनके, ताकि वो आत्मविश्वास आए। दूसरा है कि लड़कियां कौन सा काम करें, या ये काम तो लड़कियों के लिए बहुत डिमिनिशिंग है जो आपने बताया। मुझे उस बात पे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हमने पहले ही कह दिया कि डर, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन लड़कियों को आगे बढ़ना है तो इसके साथ साथ थोड़ा पेरेंट्स के साथ भी काम करना पड़ेगा। ऐसे बहुत पेरेंट्स होते हैं जो लड़कियों को मोटिवेट करते हैं, अपनी बिटिया को पढ़ाना चाहते हैं, अपनी बिटिया को कुछ देखना चाहते हैं, ऐसे पापा के, ऐसे डैडी का सेलिब्रेट करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं कि आप अपनी बच्चियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ने दे रहे हो, तो आपका हम सम्मान करेंगे क्योंकि आप तो हमारे लिए स्पेशल डैडी हो। तो सेलिब्रेट पेरेंट्स, ताकि वो पेरेंट्स भी दूसरे के लिए रोल मॉडल बन पाए। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी के अंदर इस बात को सम्मान कैसे मिलेगा। अगर सेल्स में जाना है, ठीक है, कोई लड़कियां सेल्स में सब जगह बेचती हैं, तो गांव में भी या छोटे शहर में भी लोग मजाक भी करते हैं कि ये तो दरवाजे पे घूमती है लड़की। तो वो मजाक के लिए तो लड़की के पास इतना आत्मविश्वास चाहिए, मैं अपने पसीने से कमाती हूँ ना, तो मैं आई एम प्राउड ऑफ इट। दैट इज वन। एंड सेकेंड,
दैट माई पेरेंट्स आर सपोर्टिव, और उन पेरेंट्स को भी प्राइज और सेलिब्रेट करना चाहिए कि जो अपनी बेटियां को काम करने देते हैं, ताकि लड़कियां भी रोल मॉडल बने और पेरेंट्स भी रोल मॉडल बने। अगर हम थोड़ा सा वापस जाएं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की जो हम बात कर रहे थे, तो आपने शुरू किया बहुत साल पहले, और वो शुरुआत हुई कांता भाई की वो 3 रुपये पर डे या 1 रुपये पर डे की, और फिर बहुत सारी महिलाएं इससे जुड़ी और बहुत सारी महिलाओं ने पैसे बचाना शुरू किया, सेविंग को एक हैबिट में इनकलकेट किया। तो आपके हिसाब से सेविंग्स का सबसे बड़ा उदाहरण क्या रह चुका है इन द कम्युनिटी दैट यू वर्कड विद? जैसे आप, आई थिंक आपने मुझे पहले बताया कि किसी ने घर खरीदा, तो सेविंग्स के ज़रिए लोगों ने क्या क्या किया एक्चुअली उस पैसे को कंपाउंड करके? मैंने देखा है कि मैंने करीबन 25 साल की जर्नी में इतने अलग अलग प्रोडक्ट महिलाओं से सीखे। यानी महिलाओं के साथ पास जब पैसा आता है तो वो बच्चों के शिक्षण में तो डालती ही हैं, पर वो गोल्ड खरीदती हैं। फिर जब इमरजेंसी आती है तो वो गोल्ड रख के कुछ बिजनेस शुरू करती हैं। मैंने ऐसी भी महिलाएं देखी हैं कि बहुत गर्मी है, मेरा वड़ा पाव का स्टॉल है, लेकिन इतनी गर्मी है, अब मुझे इमीडिएट कल ही फ्रिज खरीदना है, तो वो अपना गोल्ड मॉर्गेज करेगी, फ्रिज खरीदेगी और वो वड़ा पाव और आइसक्रीम बेचेगी। उसके बाद वो पैसा तो वो वापस बैंक में रीपे कर डालेगी। तो ऐसे वो असेट जमा करती है, फिर घर खरीदती है। जब घर खरीदती हैं तो हमारी बैंक में हमने जब महिलाओं ने घर खरीदने की बात की, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी कि बात कैसे हुई। हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी में एक पार्ट है कि आपको प्रॉपर्टी पेपर्स कैसे पढ़ने हैं। हाँ, तो हमारी महिलाओं ने कहा हमारे तो नाम पे प्रॉपर्टी पेपर्स ही नहीं है। तो फिर हमने कहा यही तो बात है, आपको तो होने चाहिए ना। तो फिर उनको बहुत उत्साह आया कि हाँ, हम लोग भी घर हमारे नाम पे होना चाहिए। तो हमें देखा कि वो औरतों ने ये भी कहा कि घर हमारे नाम पे हो, कैसे पति मानेगा? नहीं मानेगा। वो भी बात सही है। तो क्या झगड़ा करेंगे उससे? सरकार से झगड़ा कर सकते हैं, घर में भी झगड़ा करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हमें प्रोडक्ट तैयार किया कि जो लोन हाउसिंग के लिए है, और अगर जिसका पति ये मान्य करता है कि मेरी बीवी के नाम पे घर हो, उसको इंटरेस्ट में रिबेट मिलेगा। ऐसे तो नहीं मानेगा, लेकिन कुछ तो फायदा पति को भी तो होना चाहिए ना। ऐसा ही नहीं चलेगा कि हम उनको बार बार हम उनको बोलेंगे ऐसे हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा कि बहुत सारे हाउसिंग लोन में बहुत सारों के हस्बैंड या तो महिला के नाम पे प्रॉपर्टी हो या को ओनरशिप हो, वो भी चलता है, दोनों के नाम पे हो, पर मेरे नाम पे भी तो है। तो ये अगर महिला के नाम पे मिलता है तो उससे और फायदा आगे ये होता है कि आगे उसको बड़ा लोन लेना हो, बड़ा बिजनेस शुरू करना हो, तो वो मॉर्गेज कर सकती है। वैसे भी उसके पति का हो तो भी कर सकती है, पर ये जो असेट्स खड़े करना लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे नाम पे कुछ होना चाहिए, मेरे नाम पे घर हो, मेरे खुद के नियंत्रण में सोना हो, मेरे नाम पे मैं जो बिजनेस शुरू करती हूँ तो मशीन्स जो होंगी वो मेरे नाम पे होगी। तो ये जो बातें हैं ये बहुत, और जब आपको बिजनेस में लाना है महिलाओं को तो ओनरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। तो पैसा, और मैं यही कहूँगी कि महिलाएं अगर बिजनेस शुरू करती हैं और महिलाएं अगर फाइनेंस में माहिर हो जाती हैं तो वो पैसे का रूट बदल डालेगी, और पैसा जहाँ जाएगा जहाँ पैसा नहीं है। ये जो जर्नी है कंपाउंडिंग की, इसमें बहुत साल लगते हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए, राइट? एंड कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या इसका कुछ होगा, इवेंचुअल आउटकम क्या होगा, क्या मेरी लेगेसी बनेगी कि नहीं, क्या मैं रियल एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही हूँ कि नहीं। और बहुत तरीके का सेल्फ डाउट भी रहता है कि एम आई द राइट पर्सन फॉर दिस, क्या कोई और इसको और बड़ा बना सकता था। तो आपकी जर्नी में ऐसा कोई टाइम रहा है जहाँ आपने मोटिवेशन लूज़ की हो कि कि इसको, कि शायद किसी और को ये करना चाहिए, या कोई डाउट रहा हो? एंड ऑल्सो आप कंटिन्यूसली कैसे लगी रहती हैं कि मुझे करना ही करना है ये, एंड रोज उठना है और रोज कुछ आगे बढ़ना है? बहुत मतलब ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं उसको 2 भाग में जवाब दूँ। एक है कि मेरे लिए मोटिवेशन रहना और इसको आगे चलाना, ये एक बात है जो मुझे लगता है कि उतनी मुश्किल नहीं है।
उसकी वजह भी है कि आप जब कम्युनिटी में काम करते हैं ना, तो कम्युनिटी बहुत मोटिवेटेड रहती है, तो वो आपको मोटिवेट करती है। उसके साथ साथ सेक्टर भी रहता है। यानी मैं सेक्टर इसलिए कहती हूँ कि जब ये महिला बैंक, जब मानदेशी शुरू हुई, उसके बाद भी, और ऐसे पिछले 10 साल में माइक्रो क्रेडिट के बाद बहुत सारी विमेन फाउंडर्स आई हैं जिन्होंने कंपनी शुरू की है महिलाओं को लैंड करने की। जैसे रंगदे है, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो महिला फाउंडर है उसमें, तो वो रहता है। पर एक है कि आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे टप्पे पे लेके जाना है, दूसरे फेज में। अब जैसे डिजिटाइजेशन आ गया इतना सारा, तो मैं सिर्फ सोचती नहीं हूँ, पर ये चैलेंज है, और हम लोग ये, मुझे खुद को लगता है कि अब ऐसी सिचुएशन आई है कि मेरी यंगर जनरेशन को आना है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा यंग जनरेशन डिजिटाइजेशन को ज़्यादा ठीक लेके आएंगी। तो इसलिए हम लोगों ने बैंक में तो अब पूरी नई टीम लेके आए हैं जो बोर्ड मेंबर हैं, और वो मैं बहुत कम देखती हूँ, वो ही ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि उसके लिए जिस तरीके क्लाउड बैंकिंग हो गया ना, अब तो सब कुछ क्लाउड में है, तो वो तो मुझे इतना नहीं है आता है, मैं तो इसलिए पूरी नई टीम है और वो आनी ही चाहिए। तो ये डेलीगेशन तो शुरू हो गया है। अब जो आप कंपाउंडिंग की बात करते हैं और बड़े बिजनेस की बात करते हैं, तो उसमें मुझे ये भी लगता है कि ये तो लोगों की बात है, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर, यानी मैं अभी स्ट्रक्चर में ये बात करूँगी कि जैसे अभी मानदेशी बैंक है, तो अब हम लोग भी सोचते हैं कि इसमें इन्वेस्टर्स आने चाहिए। तो महिलाएं जो बिजनेस करती हैं उनके भी बिजनेस बड़े होते हैं, तो उनको भी लगता है कि अब मुझे कंपनी जैसा करके और इन्वेस्टर्स लाने चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर में एक जगह फ़र्क करना, मतलब बदल लाना पड़ेगा। दूसरा लीडरशिप में, अगर लीडरशिप में बदल लाना है, अगर स्ट्रक्चर में भी बदल लाना है, तो वहाँ तो दूसरे ही लीडर रहेंगे। तो ये बैंक में तो ये पूरा हमने शुरू किया है। मेरे तो सवाल एंडलेस हैं, बट मैं चाहूँगी कि जो लोग यहाँ आए आपसे मिलने, उनके हम पहले कई सवाल लें और फिर उसके बाद मैं आपसे वापस बात करूँगी। हेलो, मेरा नाम शीतल गायकवाड़ है, मैं मुंबई से ही हूँ। मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए, मैं स्टार्टअप है, तो मैंने अभी देखा कि होममेड मसाले जो है आजकल मिलते नहीं है, कंपनियों से आते हैं, बहुत सारी मिक्सिंग होती है, केमिकल रहते हैं, अपने को पता नहीं रहता। तो हेल्थ लॉकडाउन से भी लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गए हैं कि लोग पैसा अच्छा खाने के लिए पैसा देते हैं, लेकिन उनको अच्छा वो खाना मिलता नहीं है, बहुत सारी फेक चीज़ें रहती है। तो मैंने वो डिसाइड की कि ना, क्यों ना हम मैं मसाले के इसमें जाऊँ कि जो होममेड भी हो, ऑथेंटिक भी हो। जैसा मेरा बिज़नेस है, मेरा स्टार्टअप है, तो उसके आगे लेके जाने के लिए मुझे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वगैरह ओपन करनी है। तो मैं लेडीज़ होके आपसे, मतलब मानदेशी बैंक से क्या सहायता मिल सकती है? गायकवाड़ नाम क्या आपका? शीतल गायकवाड़। हाँ। सबसे पहले तो शीतल, आपने जो बिजनेस खुद ने खड़ा किया, शुरू किया और इतना आत्मविश्वास दिखाया, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank वेरी you. गुड, आई रियली लाइक इट, दैट इज वन। और आप मसाले बनाती हैं, और ये भी बात है आपकी बिल्कुल सही है कि मसाले, अच्छे मसाले के लिए फैमिलीज घर में, हर घर में मसाले लगते हैं, तो आपका प्रोडक्ट भी ऐसा है कि हर घर में चाहिए हो और रोज़ चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट है। अब मुझे उसमें 2-3 बातें मुझे लगता है कि आप देखें। एक है कि 2 चीज़ें आपको देखनी होगी, एक तो एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू लोन, पैसा उसके बिजनेस के लिए, और दूसरा एक्सेस टू मार्केटिंग। तो अगर आपको उसको बढ़ाना है, तो आपको अपने मसाले का प्रोडक्ट, आप बोलती हैं कि वो एकदम क्वालिटी वाला है, बिल्कुल सही क्वालिटी वाला ही होगा, लेकिन मेरे इस्तेमाल करने से पहले मेरे से जो खरीदने वाला है उसको कैसे पता चलेगा? तो आपका ब्रांडिंग, पैकेजिंग, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको आपने टेस्ट करवाए, वो तो आप सब करती ही होंगी, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। और दूसरा है कि आपको अगर कैपिटल चाहिए, तो गवर्नमेंट की जो मुद्रा लोन्स हैं, उनको महिलाओं को ही लोन्स देनी है, जो बैंकों के द्वारा दी जाती हैं, नेशनलाइज बैंक और दोनों दूसरी कमर्शियल बैंक्स भी, वो महिलाओं के बिजनेस के लिए लोन देती हैं। मुझे लगता है कि मार्केट, ये कंपनी रजिस्टर करना, ये करना, ये शायद आगे का स्टेप आएगा। पहले आपका बिजनेस ठीक से सेटल हो जाए,
उसके बाद आप उसमें भी जा सकते हैं। अगर आपका वर्किंग कैपिटल बहुत बढ़ गया, अगर करीबन ज़्यादा यानी करोड़ों में चला गया, तब आप ऐसा सोच सकती हैं। नहीं तो क्योंकि आप रजिस्टर करेंगे तो आपको जीएसटी वगैरह सब आएगा। लेकिन अभी उद्यम आधार निकालिए अपना, और अपने बिजनेस जो है उसका एक प्रपोजल बनाइए। आप कोई भी बैंक में जाएंगे तो आपको लोन एप्लीकेशन कर सकते हैं, और वो महिला स्वावलंबन योजना जो है मुद्रा के अंतर्गत ही है, उसमें आपको लोन मिल सकती है। एक और चीज़ जो मैं बस ऐड करना चाहूँगी कि जब हम लोग शुरू करते हैं तो मैंने ये बहुत देखा है कि जब महिलाएं एक बिज़नेस शुरू करती हैं तो वो अपने प्रचार करने से डरती हैं। उन्हें लगता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करना चाहिए, पहले थोड़े बहुत कस्टमर्स बोलेंगे तो वो बेटर रहेगा, जब कुछ सक्सेस होगा एक लेवल पे पहुंचेंगे तब हमें जाके किसी प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में बात करना चाहिए। तो पहली बात तो थैंक यू दैट यू केम हियर एंड यू स्पोक अबाउट योर बिजनेस। थैंक यू। बट द सेकेंड थिंग इज कि अब जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स इंडिया में भी शुरू हो गए हैं। शार्क टैंक सुना होगा आपने, शार्क टैंक इंडिया है राइट, तो अभी उनकी आई थिंक सीजन 4 या 5 के एप्लीकेशंस ऑन है। तो पहले वो ऐसे बिजनेसेस को नहीं देख रहे थे सीजन 1 और 2 में, जो एक स्मॉल स्टेज पे थे, बट अब वो देख रहे हैं कि कौन से नेटिव विमेन ओन्ड इंडियन बिजनेसेस हैं। तो आपको डेफिनेटली ऐसे शोज़ के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज तभी आपकी जाके एक बड़े प्लेटफॉर्म पे भी प्रमोशन होएगी एंड आई थिंक आपको बेनिफिट करेगा। हाय, मेरा नाम शिल्पा माहिमकर खान है, फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ और मानदेशी बैंक पे पीएचडी कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, अभी रजिस्टर किया है। क्वाइट इम्प्रेस विथ योर स्टोरी मैम। मेरी तरफ से आपके लिए 3 सवाल है। सबसे पहले, जो शुरुआत हुई मानदेशी की, वो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? एंड सेकंड, व्हेन अ लेडी सेट्स आउट ऑफ द हाउस टू वर्क, काफ़ी सारे स्ट्रगल्स होते क्योंकि घर भी बैलेंस करना है, वर्क भी बैलेंस करना है। हाउ डिड यू मेंटेन दिस वर्क लाइफ बैलेंस? एंड थर्ड, आपको लगता नहीं कि मानदेशी अभी इतनी सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट हुआ है और इतनी लेडीज़ को हेल्प कर रही है कि इसको महाराष्ट्र के बाहर भी ले जाए, कि दिस शुड बी एन ऑल इंडिया कॉन्सेप्ट? एंड व्हाट इज़ योर विजन फॉर मानदेशी बैंक इन फ्यूचर? या थैंक यू। शिल्पा, राइट? शिल्पा, ओके, थैंक्स। सो सबसे तो शिल्पा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप पीएचडी कर रही हैं। सो आप खुद ही एक रोल मॉडल हैं बहुत लोगों के लिए, एंड मानदेशी पे कर रही हैं, दैट इज़, बट आप खुद पीएचडी कर रही हैं, इज़ अ बिग थिंग। सेकंड, आपने जो मोटिवेशन का कहा, तो मैंने तो आते ही बताया था कि मुझे मोटिवेशन महिलाएं ही रही, महिलाओं को ही बचत करनी थी और वो ही फोर्स कर रही थी। दैट वाज योर फर्स्ट थिंग, बिकॉज ये महिला बैंक, मानदेशी महिला कोऑपरेटिव बैंक है, तो इट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई, राइट? सो फॉर एवरीथिंग द लाइसेंसिंग इज ऑल्सो वेरी मच रेगुलेटेड। तो उसके लिए हमको, अभी हम लोग महाराष्ट्र के 9 डिस्ट्रिक्ट में हैं, पर अब हमारा पेंडिंग है प्रपोजल, पूरा महाराष्ट्र स्टेट में होगा। उसके बाद हम लोग मल्टी स्टेट जाएंगे, तो वो उसका प्रोसेस और जर्नी रहती है। दैट इज सेकेंड। एंड द थर्ड, यू सेड व्हाट इज द विजन ऑफ योर मानदेशी, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है कि वी स्टार्टेड विथ वेरी स्मॉल थिंग, विथ women who are doing business, who are street vendors, और ये उससे शुरू किया। महिलाओं ने कैपिटल लाया, कम्युनिटी कैपिटल है। अब हम लोग उसको देखते हैं कि महिलाएं खुद बोलती है कि ये हमारी महिला बैंक है। तो ये जो महिला बैंक शुरू हुई है, अब उसमें हम इन्वेस्टर्स का पैसा लेके आना चाहते हैं। जब हम ऐसा बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स का पैसा लाना है, इसका मतलब ये बैंक का स्ट्रक्चर चेंज होगा, यानी मेंबर का पैसा और इन्वेस्टर्स का पैसा, वो दोनों साथ में आएगा। तो फिर ये जो आप स्केल बोलते हैं ना, मल्टी स्टेट, ये सब आसानी से हो जाएगा। तो दैट इज़ अ विजन टू मेक दिस महिला बैंक a bank which is by and for women, not only in Maharashtra but all over India. That is one. And the second, I am saying, it's also a vision कि बहुत जगह ये हुआ है कि भारत में है महिला बैंक, साउथ एशिया में महिला इंस्टीट्यूशन है फाइनेंस की, जैसे बांग्लादेश में है ग्रामीण बैंक। लेकिन मुझे ये बहुत लगता है कि ग्लोबली ये आइडिया ये होना चाहिए कि महिलाओं की बैंक हो, महिलाओं का फाइनेंस हो, महिलाओं का। तो इसके लिए मुझे ग्लोबली, मतलब मैं G20 में हर जगह ये बात कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं की बैंक इसलिए हो क्योंकि महिलाओं को पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। मेरा उल्टा कहना है कि विमेन कम विथ
more innovative ideas as far as finance is concerned. So it is very important to bring women in finance. They will bring innovation, stability, and diversification, right? So that whole global idea of women in finance, ये सबसे बड़ा important है और वो होना चाहिए. तो वो एक वो आइडिया ही है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो महिला बैंक से हो या महिला फंड से हो या महिला एक्सचेंज से हो, मतलब महिलाओं का स्टॉक एक्सचेंज, राइट? ये भी एक बहुत बड़ा ये हो सकता है. हम लोग सोच रहे हैं एनीवे कि जहाँ ये करें, तो बहुत कुछ है. तो ये मैं हमेशा विमेन एंड फाइनेंस पे क्या क्या हो सकता है, ये मेरा विजन है. तो आजकल मैं इस पे भी सोच रही हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज फॉर विमेन, तो वो करना चाहिए. Hats off to your innovative thinking. आपने बात करी कि अब जो नेक्स्ट फेज है मानदेशी का, उसमें आप और लीडरशिप लेवल्स क्रिएट कर रही हैं और लोगों को ला रही हैं, एक नई जनरेशन आगे बढ़ाएगी अब इसको. तो जब आप अपनी जर्नी पे रिफ्लेक्ट करती हैं, जब आपने शुरू किया व्हेन यू वर ओनली 34 एंड फिर 39 पे लाइसेंस मिला, और अब जो आप होप करती हैं मानदेशी का फ्यूचर रहे, तो आप मतलब 2 से 3 लाइन में क्या चाहती हैं कि जब लोग क्या बोले मानदेशी के बारे में 50 साल बाद या 100 साल बाद, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन रहेगी? सबसे पहले मतलब मैं जब लोग देखती हूँ मानदेशी के बारे में बोलने के लिए, तो मैं ये कहूँगी कि पूरी दुनिया क्या बोले मानदेशी के बारे में. सही में तो ये तो मानदेशी बैंक, जो बैंक है महिला बैंक, वो ऐसी बैंक है कि जो गांव की महिलाओं के द्वारा शुरू की गई बैंक है, जो आज डिजिटाइजेशन पे जा चुकी है और इतनी सारी 1 मिलियन महिलाओं को उद्योजक बना रही हैं. तो महिलाओं को उद्योजक बनाने वाली बैंक ये मानदेशी बैंक है. और दुनिया में ऐसी बैंकें बहुत होनी चाहिए, क्योंकि तभी जब भारत का जो इंडेक्स में, हम भारत का इंडेक्स में कहाँ नंबर आता है, ये देखने के बजाय मुझे ये लगता है कि ये उद्योजक महिलाएं अपने आप भारत का भी इंडेक्स बढ़ाएंगी. और ये महिला बैंक ने जो जर्नी शुरू की, जिसको आगे सिर्फ हमारी महिला बैंक नहीं, और भी बैंकों को महिलाओं को उद्योजक बना के ये इकोनॉमी को बड़ी करनी है. हम बहुत बार बोलते हैं कि हमारी दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि ये तीसरी बड़ी इकोनॉमी में अगर 50% जो बढ़ावा है वो महिलाओं के, उद्योजक महिलाओं का होगा, तब ये हम सही में अचीव कर पाएंगे. यानी पर कैपिटा इनकम के बात होती है, तब पर विमेन इनकम ये बड़ा होना चाहिए, ये मुझे लगता है. और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मानदेशी महिला बैंक है जो भारत की हर महिला का खुद का इनकम, खुद की बचत, खुद का बिजनेस, खुद का उद्योजक बनना, ये वो हासिल करेगी जब, तब ये अभिमान पूरे देश को मिलेगा. थैंक यू सो मच मैम. आई थिंक आई कैन जेन्युइनली से कि जो भी ये कॉन्वर्सेशन ऑनलाइन देख रहे हैं वो बहुत कुछ लेके जाएंगे, बट 2 चीज़ें जो मेरे लिए बहुत स्टैंड आउट करी, एक तो द पावर ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एंड सेकेंड इज कंपाउंडिंग, money compounding, life compounding, steps compounding. So thank you so much for creating what you have and for giving us all not only Mandeshi but also hope that we as women can generate economic participation. Thank you so much for being here. Thank you. I'll just want to close this is that 2 चीज़ें मैंने हम महिलाओं से हमेशा सीखी हैं, जो मैं हमेशा बाहर बोलती हूँ. एक कि गांव की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, बैंक शुरू की. मतलब क्या? नेवर गिव पुअर सॉल्यूशंस टू पुअर पीपल, दे आर स्मार्ट. गरीब लोगों को गरीब समस्या का सुझाव नहीं देना चाहिए, वो महिलाएं बैंक भी खड़ी कर सकती हैं. और दूसरा जो महिलाओं से मैंने सीखा वो है कि माई करेज इज कैपिटल. करेज ये सबसे बड़ी बात है, अगर वो रहेगा तो मैं कैपिटल तो खड़ा करूँगी. तो माई करेज इज कैपिटल. थैंक यू सो मच. थैंक यू.